आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अध्याय में लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो एक व्रत पर आधारित है। ये प्रमेय या इस पर आधारित समस्याएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए ये प्रमेय अपना अत्यधिक महत्व सिद्ध करती है। कई बार रचना संबंधी प्रश्न भी इस प्रमेय पर आधारित परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि केंद्र का प्रयोग किए बिना या एक चौड़ी वृत्त खींच करके उस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। यानी केंद्र का उपयोग किए बिना भी हम वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कर सकते हैं, वो इसी प्रमेय के सहयोग से संभव होती है। इसलिए ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपनी प्रमेय की ओर और सिद्ध करके देखते हैं कि ये प्रमेय क्या है और कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रमेय का कथन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जीवा के बारे में आप सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। हालांकि केंद्र से होकर गुजरने वाली भी जीवा ही होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होने के कारण उसका नाम व्यास लिख देते हैं। और साथ ही में यहाँ पर जीवा के एक शीर्ष, जैसे जीवा हम ए बी ले रहे हैं तो शीर्ष ए पर या शीर्ष बी पर एक स्पर्श रेखा दी गई है। अब स्पर्श रेखा का नाम हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो स्पर्श रेखा दी गई है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है उसका मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है, ये वाला, यानी इस वृत्त का केंद्र क्या है, O, और इसकी रेडियस अपन ले लें, केंद्र से परिधि तक की दूरी R होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केंद्र से परिधि तक की दूरी R और O केंद्र वाला एक वृत्त खींच करके, ये वाला वृत्त खींच करके उसकी एक जीवा, जैसे कि मैंने यहाँ पर AB ली है, उसके एक सिरे A पर एक स्पर्श रेखा मैंने PQ खींची है जो कि हमें दी गई है। इस स्थिति में ध्यान दीजिए दोस्तों कि जीवा AB, ये वाली AB और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, एक तो कोण बन रहा है BAQ जो यहां से यहां तक का भाग है, और दूसरा कोण BAP जो इसके विपरीत साइड में बन रहा है, जो यहाँ डॉटेड लाइन द्वारा व्यक्त किया गया है। ये दो कोण स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बने हुए कोण हैं। तो निश्चित है कि एकांतर वृत्तखंड के कोण भी इनके संगत दो ही होंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बात आती है एकांतर वृत्तखंड की। तो हम जानते हैं कि एक जीवा है वो वृत्त को दो छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजित करती है। वे दोनों ही टुकड़े एक दूसरे के एकांतर वृत्तखंड कहलाते हैं। अब जैसे ये कोण BAQ इधर बना हुआ है इस लघु वृत्तखंड की ओर, तो इस कोण का एकांतर वृत्तखंड का कोण दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण ACB होगा। ऐसे ही कोण BAP ये दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण है, तो इस स्थिति में इस वाले कोण BAP का एकांतर वृत्तखंड का कोण ADB होगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो दिया है वो लिखा है, उसको अपन ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिया है O केंद्र व R त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा AB व स्पर्श रेखा PQ के बीच कोण, एक तो बन रहा है BAQ या कोण BAP, दूसरा बन रहा है BAP। मैंने आपको बता दिया था कि जीवा इसके दोनों ओर, इधर एक कोण और एक इधर डॉटेड लाइन वाला, ये कोण, दो कोण बने हुए हैं। तथा कोण ACB ये वाला है और कोण ADB ये वाला है। ये दोनों ही कोण, यहां पर ध्यान दो, तथा कोण ACB और कोण
BAQ का, यानी कोण ACB तो कोण BAQ का, या कोण ADB कोण है वो BAP के क्रम से एकांत वृत्तखंड के कोण है। यानी इस वाले कोण का ये एकांत वृत्तखंड का कोण हो गया और इधर वाले कोण का ये वाला एकांत वृत्तखंड का कोण हो गया है। अब सिद्ध क्या करके बताना है कि जो एकांत वृत्तखंड में और स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बने हुए कोण हैं उन्हें हमें बराबर सिद्ध करके बताना है। तो ये यहाँ मैंने लिख दिया है कोण BAQ, यानी कोण BAQ ये वाला, इसके बराबर ये कोण सिद्ध करना है ACB, और दूसरे वाला है कोण BAP इधर वाला, और इसके बराबर सिद्ध करना है एकांत वृत्तखंड का कोण ये वाला ADB। ये हमें दो पार्टों में सिद्ध करना है। हम एक पार्ट भी सिद्ध करके अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि हम दूसरा पार्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, वो भी दो विधियों से। एक है शॉर्ट मेथड और एक ये का यही दूसरा है लेंथी मेथड। इसलिए हम शॉर्ट मेथड से इसको करके आपको बताने वाले हैं। अब इसमें रचना की गई है। रचना को ध्यान से देखिए कि बिंदु A को O से मिलाती हुई आगे बढ़ाया गया है। अब ये आगे जो डॉटेड लाइन जा रही है ये वृत्त की परिधि को E बिंदु पर काटती है और फिर E बिंदु को हमने B से मिला दिया है। इस प्रकार इसकी रचना पूरी होती है। ये यहाँ लिखा भी है, बिंदु A को केंद्र O से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर परिधि को E बिंदु पर काटने वाली डॉटेड रेखा खींची तथा E को B से मिलाया। अब शुरू करते हैं हम इसकी उत्पत्ति। और उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो कुछ बातें हम जानते हैं उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्पत्ति में सबसे पहले जो आकृति आपको दी हुई है उसी को हम प्रयुक्त करेंगे। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है EA और Q, ये वाला पूरा का पूरा कोण ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों है, इसका क्या कारण है? तो ये हमने पहले पढ़ा है कि वृत्त की त्रिज्या या फिर व्यास, कोई सा भी हो सकता है, त्रिज्या व्यास में ही सम्मिलित होती है। इसलिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होते हैं। इसलिए लंबवत होने का मतलब है कि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कोण EAQ बराबर 90 डिग्री। इसका कारण लिख दिया, त्रिज्या या व्यास लंबवत स्पर्श रेखा। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर जो ये कोण EAQ बना हुआ है ये दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे। एक तो होगा कोण EAB और दूसरा भाग होगा कोण BAQ, जो मैंने यहाँ पर दो टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया है और बराबर 90 डिग्री अब भी यथावत है। अब मैंने इसका पक्षांतरण किया है, तो पक्षांतरण में हम EAB को यहीं रख लेंगे और ये जो BAQ है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा और इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान दो दोस्तों, उपरोक्त आकृति में यहाँ पर देखो, ये जो कोण नजर आ रहा है आपको ABE, यहाँ से डॉटेड लाइन से ये डार्क लाइन तक का भाग, ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसका कारण है कि ये वाला जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है AOE, ये एक व्यास है और इस व्यास के कारण ये जो वृत्त है ये दो अर्धवृत्तों में विभाजित हो गया है और अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। इसलिए हम इसको कारण सहित समीकरण 2 में लिख देते हैं। कोण ABE, यानी कोण चित्र में भी आपने देखा है कोण ABE है, इसका नाम ABE, और यहाँ भी लिखा है मैंने ABE बराबर 90 डिग्री और इसका कारण भी लिख दिया है, अर्धवृत्त में बना कोण। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब त्रिभुज ABE में हम त्रिभुज ABE की ओर एक बार चलते हैं और त्रिभुज ABE है अपने पास ये वाला ABE, ये वाला पूरा त्रिभुज, और इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर मैंने त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग किया है। यहाँ पर ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का
योग हो गया बराबर 180 डिग्री। इसका कारण भी लिखा है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। इस प्रकार हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ लिखा है समीकरण 3 में समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करने पर। प्रयोग कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले देखिए समीकरण 3 में कोण EAB आ रहा है, और समीकरण 1 में देखिए ये वाला समीकरण 1 है, उसमें EAB का मान है 90 डिग्री माइनस कोण BAQ, जो यहाँ पर मैं लिख दिया 90 डिग्री माइनस कोण BAQ। फिर ये वाला प्लस का चिन्ह है, प्लस का लिख दिया। फिर यहाँ चल रहा है कोण ABE, और समीकरण 2 में देखिए कोण ABE का मान हम 90 डिग्री लिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी इस कोण ABE की जगह 90 डिग्री लिख देते हैं। बाकी आगे का भाग यथावत रहेगा। कोण AEB यहाँ लिखा है, AEB यहाँ लिख दिया, बराबर 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री लिख दिया। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। बाकी ये भाग और ये भाग अब भी यथावत है, बराबर 180 डिग्री चल रहा है। अब आपको पता है दोनों पक्षों में समान राशियां निरस्त हो जाती हैं, तो 180 डिग्री से 180 डिग्री को निरस्त कर देते हैं। बाकी ये जो भाग बच रहा है ये अब भी यथावत रहेगा, जो कि मैंने यहाँ ऊपर आगे लिखा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मैंने, जो भाग यथावत बच गया था वो अब भी यहाँ पर लिखा है, बराबर 0 है। इसको पक्षांतरण करवाएंगे तो अपने पास AEB बराबर ये वाला पार्ट इधर 0 की तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो कोण AEB बराबर कोण BAQ बचता है। इस प्रकार समीकरण 4 हमें प्राप्त होता है। अब कोण AEB, ध्यान दो दोस्तों, पूरा हम आकृति की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस समीकरण को देखते हैं। कोण AEB और कोण ACB, इन दोनों पर ध्यान दीजिए जो आकृति में बनी हुई है। ये आकृति की ओर बढ़ते हैं। ये तो है कोण AEB और ये कोण है ACB। ध्यान दो दोस्तों, ये एक जीवा है और ये ऊपर वाला एक वृत्तखंड है। ये दोनों ही कोण एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, और ये प्रमेय भी हम पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण AEB का मान कोण ACB के मान के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ समीकरण 5 में यही लिखा है कि यहाँ पर कोण AEB बराबर कोण ACB, समीकरण 5, और इसका कारण लिख दिया है एक ही वृत्तखंड के कोण। इसके बाद ध्यान दो समीकरण 4 और 5 में, ध्यान दो दोस्तों, यहाँ बायां पक्ष बराबर है, तो आप जानते हैं दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 व 5 से कोण BAQ, यानी समीकरण 4 का दायां पक्ष और बराबर में लिखा है समीकरण 5 का दायां पक्ष ACB। इस प्रकार हमें कोण BAQ बराबर कोण ACB प्राप्त होता है। और ध्यान दो दोस्तों, आपका यही था फर्स्ट पार्ट जो हमें सिद्ध करके बताना था। इस प्रकार हमारा प्रथम भाग, प्रमेय का प्रथम भाग सिद्ध हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ये वाला कोण BAQ बराबर कोण ACB, और ये अपना पार्ट यहाँ पर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट कोण BAQ बराबर कोण ACB यहाँ पर लिख दिया मैंने इति सिद्धम। लेकिन साथ में हम इसे समीकरण 6 इसलिए दे रहे हैं कि आगे का दूसरा भाग हम शॉर्ट फॉर्म द्वारा व्यक्त करना सीखेंगे। इसको हम उसी प्रोसेस से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए इसको हम शॉर्ट विधि द्वारा हल करते हैं। उसके लिए मैंने इसको समीकरण 6 दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर आकृति में ध्यान दीजिए, आकृति आपके सामने है। इसमें A, D, B और C, ये जो चतुर्भुज नजर आ रहा है, इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होने के कारण ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय में हम ये बात भी सिद्ध कर चुके हैं कि उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि कोण ACB और कोण ADB
ये इसके सम्मुख कोण होने के कारण इनका योग मैंने 180 डिग्री यहाँ लिखा है। ये ध्यान दो दोस्तों, समीकरण 6 के नीचे कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री, और कारण लिख दिया है ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको मैंने पक्षांतरण करवाया है। पक्षांतरण में मैंने क्या करवाया है कि ये ACB अपनी जगह है, जो मैंने इसको दाएं पक्ष की ओर लिख दिया है। बाकी ये जो ADB है ये 180 डिग्री की ओर पक्षांतरण होने के कारण ये पार्ट माइनस का हो गया है। इस प्रकार हमें समीकरण 7 प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान दो समीकरण 6 और 7 में, समीकरण 6 और 7 में आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि इनका दायां पक्ष बराबर है कोण ACB और यहाँ पर भी कोण ACB, तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण BAQ बराबर लिख देंगे 180 डिग्री माइनस का कोण ADB, जो मैंने यहाँ लिखा है कोण BAQ बराबर 180 डिग्री माइनस का कोण ADB। इस प्रकार हमें समीकरण 8 प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं फिर से आकृति में। ध्यान दो दोस्तों, पहले हम आकृति में स्पष्ट कर लेते हैं। कोण BAQ और कोण BAP, यानी ये डार्क लाइन और ये डॉटेड लाइन वाले, ये दोनों ही कोण संपूरक कोण हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर एक किरण को खड़ी करने से बने हुए हैं। तो इनको संपूरक कोण भी कह सकते हैं और रेखीय कोण युग्म कह सकते हैं, और इनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने आगे परिणाम में यही लिखा है। ये देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कोण BAQ प्लस कोण BAP बराबर 180 डिग्री, कारण हो गया रैखिक कोण युग्म। इसको भी मैंने पक्षांतरण करवाया है, और पक्षांतरण में BAP को पक्षांतरित करवा दिया, जो 180 डिग्री की दिशा में या साइड में जाकर माइनस का पार्ट हो गया, और हमने इसको समीकरण 9 दे दिया है। अब समीकरण 8 और 9 आपके सामने हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, कोण BAQ और इधर भी कोण BAQ। तो आपको पता है इनके भी दाएं पक्ष बराबर होंगे, तो मैंने यही किया है, इनके दाएं पक्ष बराबर किए। दाएं पक्ष में 180 डिग्री समान राशियां हैं, ये निरस्त हो गई हैं, और शेष बचा हुआ पार्ट है दोनों तरफ माइनस के चिन्ह हैं। अब आपको पता है दोनों पक्षों में फिर से यदि चिन्ह समान हो तो वे निरस्त हो जाते हैं, अर्थात दोनों ही पक्ष प्लस के हो जाते हैं। इस प्रकार हमें प्रमेय का दूसरा परिणाम भी प्राप्त होता है, जो सेकंड पार्ट के रूप में हमने लिखा था यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट के रूप में यहाँ लिखा था कोण BAP बराबर कोण ADB, और ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर कोण BAP बराबर कोण ADB आ चुका है। इस प्रकार प्रमेय के दोनों पार्टों को हम बहुत ही आसानी से, और जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं उनके सहयोग से हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में इतना ही। आगे और भी समस्याओं का समाधान हम लेकर के आते रहेंगे। उसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, मार्गदर्शन देते रहें। जो भी त्रुटियां होती हैं उनके बारे में मुझे आप बताएं, ताकि उनमें और भी सुधार करके आपके सामने सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूं। आज के इस अध्याय में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।